सर्वप्रथम त्रिरत्न को पंचांग प्रणाम करते हुए बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को स्मरण करता हूँ। आज मैं भिक्खु अलार कालाम आपके बीच तकरीबन 10 महीने बाद आया हूँ। ये बरमी बुद्ध विहार है जो कि रेलवे स्टेशन सिद्धार्थ नगर के ठीक सामने स्थित है। कपिलवस्तु तीर्थ क्षेत्र का अंतर्गत आता है और करीब 7 बीघे में इसका क्षेत्रफल है। इसको बेचने की खबर जो है 2023 में सभी बौद्ध स्थलों पर जो है वायरल हुई, जिसमें जो है बड़ा गंभीरता से इस पर विचार किया गया और फिर बचाने के संकल्प लेकर के मैं भी गुरु ज्ञानेश्वर भंते जी के आदेशानुसार मैं पहुंचा और इसमें इनके प्रकार कब्जा तो मिला। कब्जा लेने के बाद फिर 1.5 साल तक इसमें अंदर में रहा। ढेर सारा काम भी कराया मैंने लोगों के सहयोग से। उसके उपरांत इसमें बड़ी हिंसा हुई। बहुत ज़्यादा हिंसा होने के कारण जो है मैंने डीएम साहब से लिख करके निवेदन किया कि इसको सीज किया जाए, ताकि जो है कब्जेदारी को लेकर के जो हमले हो रहे हैं वो रुकें और सुरक्षित हो जाए, ताकि दोनों पक्ष अपना अपना दावा पेश कर सकें और जो इसका जो सिद्ध होता है वो वास्तविक कब्जेदार होगा। फिलहाल इस मामले में सीज होने के बाद करीब 11 महीना बीत चुका है। 4 जुलाई को सीज हुआ और करीब 1-2 महीना और लगेगा ताला खुलने में। और तब तक के लिए आप लोगों को जो है इसमें जो भयंकर फर्जीवाड़ा हुआ, कूट रचना हुई, उसे आप लोगों को मैं साझा करना चाह रहा हूँ। ये है सन 1957 का वो दस्तावेज जिसके थ्रू पूज्य भंते जी ने इसको क्रय किया था। 1957 में यह जमीन क्रय की गई और एक्चुअली बर्मा देश से 2 बौद्ध भिक्षु पूज्य भदंत यू सुनंदा और पूज्य भदंत यू नंद बंसा 2 लोग जो है भारत आते हैं। 53 में आते हैं और 57 में यहाँ की जमीन को क्रय करके दोनों लोगों ने इस मठ को स्थापित किया। निरहु नामक व्यक्ति हैं स्थानीय ग्राम सभा के ही, और उनसे जो है 2 लोगों ने जमीन का क्रय किया। यू नंद बंसा और इनके गुरु यू सुनंदा दोनों लोगों ने साथ में जो है जमीन खरीदा और अपने शिष्य डॉक्टर रेवत धम्मा जो कि बीएचयू में प्रोफेसर भी हैं और भंते जी भी हैं, उनके पक्ष में एक वसीयत पंजीकृत किया गया इनके द्वारा 73 में, जिसमें मुख्य रूप से 2 गवाह हैं। एक श्याम सुंदर लाल पुत्र हरिशंकर लाल निवासी हाल मुकाम पिठनी खुर्द और दूसरे जगत नारायण सिंह। ये 2 गवाहों के समक्ष पूज्य भंते जी ने अंग्रेजी में वसीयत तहरीर करवाया। उसमें भंते जी ने जो है अपने शिष्य डॉक्टर रेवत धम्मा जी के पक्ष में करवाया और इसमें लिखा है बाकायदा कि पूज्य भंते जी के एकमात्र शिष्य और विधिक उत्तराधिकारी डॉक्टर रेवत धम्मा के पक्ष में जो वसीयत की जा रही है, इनसे अपेक्षा की जाती है। इस अपेक्षा के साथ मैं कर रहा हूं कि ये मेरे ना रहने के बाद मेरे इस द्वारा स्थापित इस बरमी बुद्ध विहार को धर्म का प्रचार प्रसार करने में और मेरे नाम की प्रतिष्ठा बनाए रखने में ये खरे साबित होंगे। इसी के साथ वो जो है वसीयत कर देते हैं। और 1990 में ये गुरुजी एक्सपायर हो जाते हैं, संसार छोड़ देते हैं। तो फिर होता क्या है कि ये जो गवाह श्याम सुंदर लाल जी हैं, इन्हीं के जो बेटे वहां पर रहे, मठ पर जो सेवा वगैरह देते रहे होंगे, श्याम सुंदर लाल जी के जो बेटे रहे आनंद कुमार और सुबोध कुमार, इन दोनों लोगों ने कूट रचना करके अपने ही नाम पर निजी तौर पे उसको हड़पने का प्रयास किया, क्योंकि जो है गुरु जी के जो शिष्य के पक्ष में ये वसीयत की गई थी वो भी जो है 1975 में डॉक्टर रेवत धम्मा जी लंदन के लिए जो चले गए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे धर्म का प्रचार प्रसार करते रहे और इस स्थान को पूरी तरह से छोड़ दिया, क्योंकि लंदन से कोई आदमी कैसे मैनेज करेगा।
तो इसको ये छूट गया और इसी का नाजायज फायदा उठाया इन लोगों ने। और इसमें के जो गवाह थे श्याम सुंदर लाल जी, इनके ही पुत्रों ने एक अपंजीकृत वसीयत सामने लाया और अपने निजी नाम पर उसको ट्रांसफर करवा लिया। जबकि ऐसा होता नहीं है कि कोई गृहस्थी व्यक्ति किसी धर्मस्थल को निजी नाम पर जो है निजी स्वामित्व पे उसको ट्रांसफर करवाए, लेकिन ऐसा हुआ है जो कि आपराधिक श्रेणी में आता है। यदि श्याम सुंदर लाल जी यू नंद भंते जी के द्वारा गोद लिए गए होते तो इस संपत्ति के ये विधिक उत्तराधिकारी होते और अपनी ही संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में जाते हुए देख कोई व्यक्ति गवाही कैसे कर सकता है? निश्चित तौर पर श्याम सुंदर लाल जी उसका विरोध करते, न कि गवाही करते। इसलिए इस बात का ठोस सबूत है कि श्याम सुंदर लाल जी भंते जी के द्वारा गोद लिए गए व्यक्ति नहीं थे और आज तक श्याम सुंदर लाल जी गोदनामा का दस्तावेज आनंद कुमार के द्वारा कहीं पर भी साझा नहीं किया गया, क्योंकि कोई भी विदेशी व्यक्ति किसी इंडियन व्यक्ति को गोद नहीं ले सकता। इतना ही नहीं, यू नंदबंथा भंते जी एक बौद्ध सन्यासी हैं और सन्यासियों में गोद लेने की परंपरा नहीं है बल्कि शिष्य बनाने की परंपरा है। आपके सामने प्रस्तुत है वह अपंजीकृत वसीयत जिसके दुरुपयोग करके, कूट रचना करके पूरी धार्मिक संपत्ति को निजी स्वामित्व में एक गृहस्थी परिवार द्वारा ट्रांसफर करवा लिया गया। यू नंदबंथा उर्फ यू नंदबंथा ने इनको जो है क्या किया, इसमें लिखा जाता है कि गुरुजी के जीवन के बारे में कि मुकिर ने, गुरुजी स्वयं कह रहे हैं इसके लेखन के हिसाब से जैसे कि लिखा है इसके हिसाब से कह रहे हैं कि गुरुजी ने अपना विवाह नहीं किया। मुकिर के पास कोई संतान भी नहीं है। अलबत्ता मुकिर ने श्याम सुंदर लाल निवासी पिठनी खुर्द को बचपन में ही गोद लिया और श्याम सुंदर लाल को पढ़ाया लिखाया तथा उसका विवाह भी श्रीमती कलावती देवी से किया। और श्याम सुंदर लाल फिलहाल 2 बच्चे हुए, आनंद कुमार और सुबोध कुमार। अभाग्य से ये 1974 में एक्सपायर हो जाते हैं और इनके दोनों बच्चे और विधवा कलावती देवी गुरुजी का सेवा सत्कार करते चले आ रहे हैं और ये अपने दोनों पोतों को पूरी संपत्ति जो कि इनकी है उसको ट्रांसफर करते हैं जरिए वसीयत। ये इसकी अंतर वस्तुओं में है, पूरा जो है अपना वसीयत के जरिए इनको ट्रांसफर कर देते हैं, ऐसा ये दर्ज है। और ये दर्शाया गया है कि 31 मई 1977 का दस्तावेज है, इस डेट को याद रखिएगा। आप इसमें देख पा रहे होंगे 3 बातें जो प्रमुख हैं वो छिपा ली गई, जबकि किसी भी वसीयत में कोई तथ्य छुपाया नहीं जाना चाहिए, नहीं तो अवैध अमान्य माना जाता है। तो इसमें 3 बातें छुपाई गई। कौन सी? कि भंते जी बर्मा नेशनैलिटी के हैं, भारत के नहीं हैं, ये बात छुपाया गया। दूसरी बात कि वो भारत क्यों आए हैं, वह एक बौद्ध भिक्षु हैं, वह बौद्ध सन्यासी हैं, इस बात को इसमें छुपा लिया गया। उनको मामूली गृहस्थी बना करके जो है पेश किया गया इसमें। तीसरी बात कि ये धार्मिक संपत्ति है, ये बात भी छुपा लिया गया, एक मामूली जो है जमीन के तहत इसको पेश किया गया, जबकि धार्मिक संपत्ति पर किसी का निजी स्वामित्व नहीं हो सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का नजीरें हैं। कोई बौद्ध भिक्षु अपने वो शादी नहीं करता है लेकिन अपना वंश आगे बढ़ाता है, लेकिन गोद लेकर के नहीं, वो अपना वंश बढ़ाता है शिष्यों के माध्यम से। यहाँ पे गुरुजी ने सिविल कोर्ट में एक मुकदमा दाखिल किया था अपने जीवन काल में सन 1973 में, और वो मुकदमा आज तक चला आ रहा है। उस मुकदमे की संख्या है, वाद संख्या 69/73 है। उसमें गुरुजी ने स्वयं भी कहा है कि मैं हिंदी पढ़ना लिखना नहीं जानता हूँ, समझता नहीं हूँ मैं। लिखित उन्होंने बयान हल्फी दाखिल किया है, बहुत सारे प्रार्थना पत्र दिए हैं। और जो
ये वसीयत लिखवा लिए हैं। अब जो वसीयत के लाभार्थी हैं आनंद कुमार और सुबोध कुमार, वो स्वयं भी कहते हैं उसी मुकदमे में कि गुरुजी को हिंदी बिल्कुल नहीं आती, उनको समझ में नहीं आता हिंदी। ये दोनों लोग कह रहे हैं, गुरुजी भी लिख रहे हैं और वसीयत या कह लीजिए तथाकथित अपंजीकृत फर्जी वसीयत के लाभार्थी भी दोनों लोग स्वीकार कर रहे हैं। आइए दिखाता हूं आपको। ये कागज संख्या 125-2 है, जिसमें जो है गुरुजी ने स्वयं कहे हैं कि सविनय निवेदन है कि प्रार्थी बहुत ही वृद्ध है, प्रार्थीवादी हिंदी भाषा का ज्ञान नहीं रखता है और पढ़ लिख नहीं सकता है, यहाँ की कचहरी के तरीकों से भी अनभिज्ञ है। आगे लिखते हैं गुरुजी कि जब अपने द्विभाषिया से समझा तो असलियत का ज्ञान हुआ। आगे लिखते हैं कि दरख्वास्त हाजा दो भाषिया से समझ कर दे रहा हूँ। गुरुजी स्वयं कह रहे हैं दूसरे दस्तावेज में कि यह कि वादी बिल्कुल हिंदी नहीं जानता और पैदाइशी बर्मीज और नेशनलिटी बर्मा का है। वादी को विश्वास दिलवाकर फला लिखा गया है। ये आनंद कुमार जो वसीयत का लाभार्थी है, उसका क्या बयान है इस संबंध में, आइए दिखाते हैं। वो भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि उक्त यू नंदबंथा हिंदी बिल्कुल नहीं जानते थे, पैदाइश से ही बर्मी भाषा पढ़े थे, वह बर्मा के नागरिक भी थे, है ना। जब गुरुजी इस वसीयत को लिखने वाले स्वयं कह रहे हैं कि मैं हिंदी नहीं जानता, इस वसीयत को जिसके पक्ष में, जिसके बेनिफिट को जिसके पक्ष में लिखा गया, वो स्वयं भी कह रहा है कि गुरुजी को हिंदी नहीं आता था। यहाँ पे गुरुजी स्वयं जो है द्विभाषीय पर निर्भर हैं। कोर्ट कचहरी के कामों के लिए वो द्विभाषीय अर्थात अनुवादक पर निर्भर है। यहाँ पर द्विभाषीय अनुवादक की अनुपस्थिति है, उसका कहीं सिग्नेचर नहीं है, उसका कहीं कोई गवाही नहीं है, पूरी तरह से अनुपस्थित है। मेरा सवाल ये है कि हिंदी में वसीयत लिखी जा रही है, लिखने वाले को बर्मी भाषा नहीं आता, जो लिखवा रहे हैं गुरुजी बोल करके उनको हिंदी नहीं आती, अनुवादक है नहीं। ऐसे में ये कैसे संभव है कि हिंदी में वसीयत लिखी जाए? ये संभव नहीं है। ये भी एक बड़ा कारण है जिससे संदिग्ध साबित होता है कि ये वसीयत पूरी तरह से कूट रचित है कि मैं श्याम सुंदर लाल वल्द हरिशंकर लाल। इसका आशय ये है कि जब कोई व्यक्ति किसी बच्चे को गोद ले लेता है तो उसी क्षण से, यानी कि ये लिखा पढ़ी में होता है, उसी क्षण से वो पिता का स्थान पर जो गोद ले लिया है उसका नाम आ जाता है। तो यहाँ पर जिस बच्चे को गोद लिया गया वो बच्चा काफी बड़ा हो चुका है और अब उसका नाम श्याम सुंदर लाल है, वो अपने पिता का नाम हरिशंकर लाल दर्शा रहे हैं उस मुकदमे में, न कि यू नंदबंथा। यदि आनंद कुमार सुबोध कुमार की वसीयत सच होती तो गोद इनको लिया गया, इनके बच्चे दावा कर रहे हैं कि मेरे पिताजी श्याम सुंदर लाल को गुरुजी ने गोद लिया था, तो श्याम सुंदर लाल स्वयं जो है अपने पिता के नाम के स्थान पर गुरुजी का नाम दाखिल करते। ये एक बड़ा प्रमाण है कि जिसको गोद लिया गया वो खुद कह रहा है कि मैं यू नंदबंथा का नहीं बल्कि श्याम हरिशंकर लाल का बेटा हूं। ये भी एक बड़ा सबूत है। और ये वसीयत लिखी जाने के 3 साल पहले का, 1 फरवरी 1974 का। ये है परिवार रजिस्टर का नकल। मकान संख्या 83 मुखिया के का जो कॉलम है जिसमें परिवार के मुखिया का नाम होना चाहिए, यदि आनंद कुमार सुबोध कुमार के पिता श्याम सुंदर लाल को गुरुजी ने गोद ले लिया था, ये इनका फर्जी वसीयत कहता है। उस वसीयत के हिसाब से इनके पिताजी को श्याम सुंदर लाल को गुरुजी ने गोद ले लिया था, तो गुरुजी अभिभावक होंगे, वही जो है गार्जियन होंगे। और ये 1977 का है जब इनकी वसीयत दर्शाई गई है, 31 मई 1977 का, उसके ठीक 3 महीने बाद का है, 2 जुलाई 1977 का। तो इसमें गुरुजी का नाम होना ही चाहिए था क्योंकि तब तो वो जीवित थे, 1990 में एक्सपायर होते हैं गुरुजी। तो इसमें गुरुजी का नाम बतौर मुखिया
होना चाहिए था और सदस्यों में कलावती देवी, आनंद कुमार, सुबोध कुमार का नाम सदस्यों में होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, गुरुजी का नाम कहीं नहीं है। दूसरी बात कि गुरुजी बौद्ध धर्म से ताल्लुक रखते हैं और यहाँ पर कलावती और आनंद कुमार के परिवार का जो है जो धर्म अंकित है वो हिंदू। आप लोगों को एक और दस्तावेज से परिचय कराता हूँ। ये है आनंद कुमार, और आनंद कुमार का जो है जय किसान इंटरमीडिएट कॉलेज सकतपुर सराय सिद्धार्थनगर से पढ़े हुए का ट्रांसफर सर्टिफिकेट टीसी, जिसमें आनंद कुमार बौद्ध अपना नाम बताते हैं और हिंदू बौद्ध लिखते हैं धर्म के कॉलम में। आगे देखते हैं, इनके भाई जो सगे भाई हैं, जय किसान इंटरमीडिएट कॉलेज, उसी कॉलेज से जो है इन्होंने भी पढ़ा। और सुबोध कुमार श्रीवास्तव, साफ साफ लिखे सुबोध कुमार श्रीवास्तव, नेशनलिटी भारतीय, हिंदू, कायस्थ है लिखे हैं साफ साफ। ऐसा तो है नहीं कि छोटा भाई जो है श्रीवास्तव है और बड़ा भाई दूसरी बिरादरी का हो जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है। मेरा ये कहना है कि आनंद और सुबोध कुमार को सिद्धार्थ नगर की जनता, जो लोग इनको जानते हैं वो चमार के तौर पे जानते हैं, शेड्यूल कास्ट के से संबंधित इनको जानते हैं। और ऐसा ही इन्होंने प्रचार भी कर रखा है और समाज में स्थापित भी किया है कि मैं शेड्यूल्ड कास्ट का हूं। अब ये सवाल बनता है कि यदि वो शेड्यूल कास्ट के हैं, ऐसा पूरा समाज में स्थापित है ये पहचान उनकी, लेकिन उनकी असल पहचान श्रीवास्तव की है। और इनके बच्चों का भी जो है मैं भली भांति जानता हूं कि शेड्यूल्ड कास्ट का जो है कास्ट सर्टिफिकेट भी बना हुआ है। तो ये इतना बड़ा फर्जीवाड़ा आज भी जो है सिद्धार्थ नगर की जनता के समक्ष जो है ये मैं ला रहा हूं कि इतना बड़ा फर्जीवाड़ा इन लोगों ने किया है।